हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। क्लास थर्ड आपका कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है। उसमें जितने भी चैप्टर थे उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको पढ़ा दिया है। क्लास थर्ड की कुल 3 वीडियो है और 3 वीडियो में ही पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, आप लोग वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। आज से क्लास 4th की जो ईवीएस की बुक है उसकी शुरुआत हो रही है और ये क्लास 4 भी है, यानी कि कुल 3 क्लास हो चुकी हैं। ये चौथी क्लास है और आज से क्लास 4th की बुक की शुरुआत हो रही है, जो एनसीईआरटी की क्लास 4th की पुरानी वाली बुक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो बुक महत्वपूर्ण है वह पुरानी वाली बुक है, क्योंकि आपके सिलेबस के सभी टॉपिक उसी किताब में हैं। तो क्लास 4th के मैंने नोट्स बनाए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 दिन का मैंने समय दिया है। 15 दिन में क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के नोट्स बनाकर मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो क्लास थर्ड कंप्लीट है, आज से क्लास फोर्थ की शुरुआत हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी चल रही है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। समय आप लोगों के पास बहुत कम है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 4th की बुक का पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल, जो ओल्ड बुक है। क्योंकि जो पुरानी किताब है वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छे टॉपिक दिए गए हैं और आपके एग्जाम के लिए तो पुरानी किताब ही महत्वपूर्ण है। तो पाठ 1 है चलो चलें स्कूल। इसमें स्कूल जाने के तरीके बताए गए हैं। तो लिखा है असम में बच्चे कैसे जाते हैं? तो असम में बच्चे बांस और रस्सी के बने पुल पार करके स्कूल पहुंचते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद लद्दाख के बारे में बताया गया है। तो लद्दाख में बच्चे ट्रॉली यानी लकड़ी का बना झूला में बैठकर स्कूल जाते हैं। ट्रॉली पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। तो असम में बच्चे बांस और रस्सी के बने पुल पार करके स्कूल पहुंचते हैं। क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है, ये आपको पता है। बाढ़ आ जाती है। असम में घर भी मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो बच्चे स्कूल कैसे पहुंचते हैं? बांस और रस्सी के बने पुल पार करके। लद्दाख में कैसे पहुंचते हैं? तो लद्दाख में बच्चे ट्रॉली में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। अब ट्रॉली क्या होता है? तो ये लकड़ी का बना झूला होता है और ट्रॉली पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल में बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते हैं? तो केरल के कुछ भागों में बच्चे वल्लम में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो वल्लम क्या है? ये लकड़ी की छोटी नाव होती है। तो बच्चे इसी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो आपको ये याद रखना है, वल्लम। वल्लम क्या है? लकड़ी की छोटी नाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो बच्चे जो हैं राजस्थान में ऊंट गाड़ी में बैठकर पहुंचते हैं, क्योंकि राजस्थान में ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो वहाँ के लिए अनुकूल है। तो वहाँ जीवित रह सकता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो राजस्थान में कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में रहने वाले बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं। तो ये स्कूल जाने के तरीके इस लेसन में बताए गए हैं। जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर मैंने चित्र लगाए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास 4th का पहला चैप्टर इतना ही बड़ा है, इसमें इतने ही टॉपिक हैं, यानी स्कूल जाने के तरीके इसमें बताए गए हैं। असम के लिए याद रखिए, बांस और रस्सी से बने पुल पार करके। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली में बैठकर स्कूल जाते हैं, ट्रॉली पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। केरल में बच्चे वल्लम में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। राजस्थान में ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं और उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे, आपको ये सभी तथ्य याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 4th की बुक का दूसरा चैप्टर है कान कान में। अब इसका नाम कान कान में है, तो इसमें जो टॉपिक बताया गया है वो कानों से ही संबंधित है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अब ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड बातें हैं। क्यों हैं? क्योंकि जिनके कान बाहर की तरफ दिखते हैं,
आप अपने आप को ही ले लीजिए, इंसान का उदाहरण ले लीजिए। आपके कान बाहर की तरफ हैं, हमारे शरीर पर बाल भी होते हैं, तो इंसान बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इंसान है, गाय, भैंस, शेर, हाथी, ये सभी बच्चों को जन्म देते हैं। इनके शरीर पर बाल भी होते हैं, इनके कान बाहर की तरफ दिखते हैं। कोई भी जानवर आप उदाहरण ले लीजिए, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बकरी है, जिराफ है, घोड़ा है, गधा है, बंदर है, इन सभी के कान बाहर की तरफ दिखते हैं, इनके शरीर पर बाल भी होते हैं, तो ये बच्चे पैदा करते हैं। अब ये प्रश्न भी पूछा गया है, जिसने भी प्रैक्टिस की वीडियो देखी है उसे पता है कि ये इस तरीके का प्रश्न भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और ये सभी आपको इन्हीं किताबों में मिलता है, तो ये किताबें पढ़ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो कुछ चित्र मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। अब जिनके ना तो कान बाहर की तरफ दिखते हैं, ना ही उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो वे अंडे देते हैं। अब उदाहरण में जो सभी पक्षी हैं वो सभी अंडे देते हैं। इसके अलावा मगर है, छिपकली है, सर्प है, इनके ना तो कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, ना ही इनके शरीर पर बाल होते हैं, तो ये सभी अंडे देते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। आगे लिखा है, जानवरों की खाल पर डिजाइन, यानी जानवरों के शरीर पर आप जो डिजाइन देखते हैं, ये धारियां आप देख रहे हैं, ये जेब्रा है, इसके शरीर पर आप काली सफेद लाइन देखते हैं, धारियां देखते हैं, शेर के ऊपर देखते हैं, तो इसका कारण क्या है? जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। तो ये भी पूछा गया है कि जानवरों के शरीर पर डिजाइन होने का कारण क्या है, तो उनके शरीर पर बाल जो होते हैं यही उनके डिजाइन का कारण होते हैं। तो ये आपको छोटा सा तथ्य याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पाठ 2 है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक तो था कि जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं उनके शरीर में बाल होते हैं, वे बच्चे पैदा करते हैं। जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और वे अंडे देते हैं। और जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 3 है नंदू हाथी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए ये टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि हर बार ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, हाथी से संबंधित प्रश्न जरूर मिलेगा। और कहाँ से लिया गया है? इसी किताब से लिया गया है, एनसीईआरटी की क्लास 4th की बुक से। इसमें पार्ट 3 है, इसका नाम है नंदू हाथी। ये हाथी का छोटा सा बच्चा है। तो हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इसी में बताए गए हैं। आपको क्या क्या याद रखना है? जितना यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। जो एक वयस्क हाथी होता है, बड़े हाथी से मतलब क्या है? एक वयस्क हाथी, तो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यानी कि हाथी जो होते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं होता है। वो बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। जब कभी भी हाथी नहाते हैं तो अपनी सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालते हैं, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये कीचड़ में भी बहुत खेलते हैं और पानी में भी नहाते हैं, तो इनके शरीर को ऐसा करने से ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं पंखे की तरह होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के। और गर्मी जब लगती है तो हाथी कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अब प्रश्न कई बार इस तरीके से पूछा गया कि निम्न में से हाथी से संबंधित सत्य कथन बताइए। अंतर क्या किया गया? यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है, यहाँ लिख दिया 200 किलोग्राम, यहाँ लिख दिया 100 किलोग्राम, आपको भ्रमित करने के लिए। तो ये 2 कथन गलत हो जाते हैं, बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा पाता है और 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम यानी कि 2 क्विंटल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि हाथी कहाँ चले जाते हैं? तो हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही बचते हैं।
हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। तो जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनियां और बच्चे ही रहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 10 से 12। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, क्योंकि हाथी तो 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं। तो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह होती है झुंड की नेता। हाथी परेशानी आने पर अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो जब परेशानी आती है तो हाथी एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रट लीजिए। एक बार मेरी बात ये जरूर याद रखिएगा, आपको प्रश्न हाथी से संबंधित जरूर मिलेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी परेशानी आने पर अपने साथियों की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको ये सभी तथ्य याद हो जाएंगे, और ज़रूरत यदि आप लोगों को हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि भैंस की पीठ पर बगुला बैठा हुआ दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा। जो भैंस है, भैंस घास खा रही होती है और बगला उसके ऊपर बैठा होता है। क्यों बैठता है ये इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं, बगुला उन्हें खाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, मैंने वही लिखा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। इस 15 दिन में ईवीएस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है ईवीएस के लिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो भैंस की पीठ पर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो बगुला है यह भैंस की पीठ पर उपस्थित परजीवी कीटों को खाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लेसन है पाठ 5 अनीता की मधुमक्खियां। जो पाठ 4 है उसमें कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं है जिनसे प्रश्न पूछे जाएं, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो मैंने उन्हीं लेसन के नोट्स बनाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पाठ 5 है अनीता की मधुमक्खियां, और मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जैसे हाथी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वैसे ही मधुमक्खियों वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या क्या याद रखना है? मधुमक्खियां मिलजुल कर रहती हैं। जब कभी भी आपने देखा होगा मधुमक्खियां उड़ती हुई आती हैं तो उनका एक पूरा झुंड होता है, पूरा समूह होता है। तो मधुमक्खियां मिलजुल कर रहती हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो लीची के फूल होते हैं ये मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं। आगे लिखा है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि ये जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका कार्य होता है अंडे देना। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, ये छत्ते के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करती। छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। तो श्रमिक मधुमक्खियां दिन भर काम करती हैं, उनके लिए इतना काम होता है। क्या क्या काम होता है? फूलों का रस ढूंढना, छत्ते बनाने का काम करना, बच्चे पालना। ये जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं ये सभी श्रमिक मधुमक्खियों के हैं। जब श्रमिक मधुमक्खियां फूलों का रस ढूंढने के लिए जाती हैं, तो जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। इससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है। यही सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं।
शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना, छत्ते बनाने का काम, बच्चे पालने का काम, शहद बनाने का काम, ये सभी किसका काम है? श्रमिक मधुमक्खियों का। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह विशेष प्रकार का नृत्य करती है। इससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि हाँ, उसे फूल का रस मिल गया है। तो वह अपना इशारा करती हैं नृत्य करके कि उनके साथियों को पता चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों से संबंधित आपको इतना ही याद रखना है। 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है रानी मधुमक्खी, ये एक ही होती है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका कार्य है अंडे देना। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, ये कोई विशेष कार्य नहीं करती। और सबसे महत्वपूर्ण होती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। जो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा ही किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से मधुमक्खियां समूह में रहती हैं उसी तरीके से चींटियां भी रहती हैं। तो चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। जिस तरीके से मधुमक्खियों का काम बटा हुआ है उसी तरीके से चींटियों का भी काम बटा हुआ है। रानी चींटी अंडे देती है। अब जो रानी है वो अंडे देती है। जिस तरीके से रानी मधुमक्खी अंडे देती है उसी तरीके से रानी चींटी भी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और श्रमिक चींटियां भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो श्रमिक चींटियां इनके लिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं भोजन ढूंढना। और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं। चींटियां हमेशा एक पंक्ति में चलती हैं। बिल्कुल चलती हैं, आपने देखा होगा। चींटियां कहीं जा रही हैं इस तरीके से चलती हुई चली जाती हैं, इस तरीके से एक पंक्ति में। क्यों चलती हैं? क्योंकि चलते समय ये अपने पीछे फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती हैं, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघ कर आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर याद रखिएगा फेरोमोन्स, मात्रा नहीं लग पाई थी। तो चींटियां हमेशा एक पंक्ति में चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि ये चलते समय अपने पीछे फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती हैं और उसी रसायन की गंध को सूंघते हुए दूसरी चींटियां उसी पंक्ति में आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। चींटी और मधुमक्खी की डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन आप लोगों के लिए, कई बार पूछा गया। तो जो चींटियां और मधुमक्खी होती हैं इनकी डंक में होता है फार्मिक अम्ल। जब ये काटती हैं तो वही फार्मिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और उसी जगह आप देखते हैं एक फोला जैसा बन जाता है, सूजन आ जाती है इसी फार्मिक अम्ल के कारण। और फार्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो मेथेनोइक अम्ल है इसको ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। तो फार्मिक अम्ल की जगह यदि मेथेनोइक अम्ल लिखा हो तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो चींटी और मधुमक्खी की डंक में होता है फार्मिक अम्ल। अम्ल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो सिरका होता है उसमें एस्टिक अम्ल होता है, आंवला में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 4 चैप्टर पढ़ाए हैं। छोटे छोटे से 4 चैप्टर थे। पहला था चलो चलें स्कूल, दूसरा था कान कान में, तीसरा था नंदू हाथी और 5वां लेसन था, चौथा तो मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था, और 5वां लेसन था अनीता की मधुमक्खियाँ। तो ये चारों ही जो लेसन मैंने पढ़ाए हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए। छोटा सा वीडियो है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। क्लास 3 की जो ईवीएस की बुक है नई वाली, उसके नोट्स हैं क्लास 3 की बुक के, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसमें जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।